वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग इंग्लिश की सीरीज में अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि एक बेसिक वर्ब को कंप्लीट कर लिया और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और अग्रीमेंट के पूरे टॉपिक को और उसके आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए। कैसे बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाकर के पहले पुराने उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और वो है टाइम और टेंस। तो आज जिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो टाइम और टेंस है। टाइम और टेंस वैसे कहने को तो एक चैप्टर है, लेकिन ये कंपटीशन में कई एक चैप्टर से ताल्लुकात रखता है या उससे इसके रिलेशन है, या मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टेंस समझने के बाद ही वो सारे टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट और बेहतर समझ में आते हैं। जैसे कि टाइम और टेंस का पढ़ने का बेनिफिट आपको होता है सबसे पहले कि आप अगर वॉइस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वॉइस में टाइम और टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे ही आप नरेशन को सॉल्व करते हैं तो नरेशन भी जो है वो टाइम और टेंस से रिलेटेड होता है। मैं नहीं कह रहा 100% बेस्ड होता है, बट टाइम और टेंस का नॉलेज जो है वहां पर बूस्ट करता है आपको चीजें समझ में आती हैं। इसके साथ ही साथ वॉइस के साथ अगर आप कभी कंडीशनल को पढ़ते हैं तो कंडीशनल जो वर्ड सेंटेंसेस होते हैं वहां पर भी आपको टाइम और टेंस का यूज समझ में आता है। कंडीशनल के साथ साथ अगर आप देखें तो क्वेश्चन टैग एक छोटा सा चैप्टर होता है, 1 नंबर का ये पूछा जाता है। क्वेश्चन टैग में भी आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड अग्रीमेंट, क्या कहते हैं, टाइम एंड टेंस का रिलेशन दिखेगा, मतलब कि वो चीजें वहां पे यूजफुल होंगी। इसके अलावा कभी भी आप जब पैसेज को सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको चीजें मददगार होती हैं। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो वहां पर चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक तरीके से ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यहीं से आपका वर्ब का भी चैप्टर और रिवाइज्ड और अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो टाइम और टेंस से रिलेटेड है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि टाइम और टेंस नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में एकदम नहीं आएंगे, लेकिन इनका बैकिंग लेना जरूरी होता है। अगर आप पहले से टाइम और टेंस पढ़ के इन चैप्टर्स पे जाएंगे तो बहुत ईजी होता चला जाएगा आपके लिए इन चीजों को समझना। तो तैयार है आप सभी? आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो फटाफट जल्दी से लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और क्लास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको टाइम और टेंस के बारे में बेसिक समझाते हैं। जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा ना टाइम और टेंस, उनको भी चीजें समझ में आएंगी। बस एक काम करना है कि रेगुलर वीडियो से जुड़े रहना है और जितनी बातें मैं बताता जाऊं उसको करते रहना है। टाइम और टेंस को अगर देखा जाए तो बेसिकली जो टेंस होते हैं ना, जो टेंस है, इनको हम लोग या मैं टेंस ना कहूं, मैं पूरी की पूरी इंग्लिश को कह लूं। ये जो इंग्लिश होती है ना, इसको हम लोग 3 टेंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 टेंस के साथ साथ अगर हम कहें कि 1, 2 एंड 3, तो पूरी इंग्लिश को 3 टेंस ना, 4 सेंटेंस या कहा जाए 6 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि पूरी इंग्लिश को 3 टेंस में डिवीजन में रखा जा सकता है। नंबर 1 जिसे आप प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सेकेंड वन आपके लिए पास्ट टेंस होता है और थर्ड वन कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस होते हैं और इन 3 टेंसों को जब सब डिवाइड किया जाए, इनके अंतर्गत और डिवीजन किए जाए टेंस को, तो हम इन्हें 4 सेंटेंसेस में डिवाइड करने का मतलब है कि पहला सेंटेंस कौन सा हो जाता है? इंडेफिनिट हो जाता है। दूसरा सेंटेंस कौन सा हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, और थर्ड सेंटेंस जो होता है जिसे आप बोलते हैं परफेक्ट, और चौथा सेंटेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पूरी इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर को देखें तो हम लोग किसी एक चीज को, किसी एक टेंस को 4 सेंटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। और जब इनके स्ट्रक्चर्स का बात हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है,
अफर्मेटिव के बाद दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा देखते हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर। फिर कौन सा देखते हैं? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का जो होता है दो पार्ट हो जाता है, एक इंटेरोगेटिव फर्स्ट और उसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और उसका इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। और फिर जो फिफ्थ होता है उसे हम लोग बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव समटाइम्स या इंटेरोगेटिव सेकंड, इंटेरोगेटिव सेकंड और फिर इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव। तो इस तरह से कितने स्ट्रक्चर हो गए? 4, 5 एंड 6। 6 स्ट्रक्चर्स हो गए। कितने सेंटेंसेस हो गए? 4 सेंटेंसेस हो गए। और कितने टेंसेस हो गए? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर हम लोग इंग्लिश को कहें तो इंग्लिश को हम लोग कितने टेंस में? 3 टेंस में डिवाइड करते हैं। इन 3 में से प्रत्येक टेंस को कितने सेंटेंस में? 4 सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हैं। और प्रत्येक एक सेंटेंस को जो है कितने उसमें स्ट्रक्चर में, तो 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। या मैं कहूं कि 3 टेंस, 4 सेंटेंस और 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर से ही हम लोग पूरे टेंस को क्लियर करेंगे। अगर हम लोग बात करें टेंस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर के, तो आप सभी लोग समझते हैं या जानते हैं या इसके पहले कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कि पूरी इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं, आपको चीजें समझाते हैं। कितने टेंस होते हैं? एक तो आपका प्रेजेंट था ना, और फिर क्या होता है? पास्ट, और फिर क्या होता है? फ्यूचर। तो कितने टेंस हो गए? 3 टेंस हो गए। अब इन तीनों सेंटेंसेस को देखा जाए तो प्रेजेंट जो है वो हमेशा और हमेशा किसकी बात करता है? एक तो अगर वर्ब के सेगमेंट में देखें ना, पहले आप हिंदी में आपको समझाते हैं। ऐसा हिंदी के स्ट्रक्चर्स में कहा जाता है कि जितने भी वाक्य जिसके अंत में हा, था या गा, एक मिनट, जिस वाक्य के अंत में केवल क्या आता है? हा, तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में हा लास्ट में आता है हिंदी में, उन्हें हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि वह जाता है, तो वह जाता है में हा लास्ट में आया कि नहीं आया? तो हा अगर लास्ट में आया है तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी एक वाक्य में लास्ट में था आ जाता है तो हम उसे पास्ट टेंस कहते हैं हिंदी में। और जब कभी भी गा आ जाता है लास्ट में तो हम उसे कौन सा टेंस कहते हैं? हम उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका मतलब अगर सेंटेंस ये पूछे जाए, जैसे मैं वहां जाऊंगा, तो लास्ट में क्या आया हुआ है? गा आया हुआ है। और जब गा लास्ट में आया हुआ है इसका मतलब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूंगा कि मैं वहां गया था, तो मैं वहां गया था अगर बात करूंगा तो गया था में लास्ट में था आ रहा है, और था आ रहा है तो फिर कैसा होगा? वो पास्ट टेंस हो जाएगा। ऐसे ही फ्यूचर टेंस कैसा? सॉरी, गा आएगा तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, था आएगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा, और हा आएगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हिंदी के डिवीजन को, सेंटेंस को देख करके फटाफट ये बता पाएंगे कि किस टेंस का वो वाक्य है। अगर हिंदी में आप नहीं देखते तो कभी कभी इंग्लिश में जब सेंटेंस लिखे होंगे तब कैसे पहचानोगे? तो प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ऐसे वो सारे सेंटेंसेस जिसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स हम लोग प्रेजेंट में कंटिन्यूटी पे आएंगे तो हम लोग आईएनजी फॉर्म पे भी बात करेंगे, लेकिन जनरली जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब से जब हम पहचानेंगे, तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से हम पहचानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म में होगी, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कैसे होगी? जैसे मानो कहीं पर डू लिखा रहेगा, डू नहीं लिखा रहेगा तो फिर क्या लिखा रहेगा? डज लिखा रहेगा। नहीं होगा तो कहीं पर क्या लिखा रहेगा? इज, एम, आर लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फर्स्ट फॉर्म में है कि नहीं है? ऐसे ही कहीं पे हैव लिखा रहेगा, हैव या तो हैज लिखा रहेगा। तो आप सेंटेंस को समझ रहे हैं ना? हेल्पिंग वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म में होती है तो टेंस प्रेजेंट होता है। जैसे मैं कहूं कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग में दो वर्ब है ना, एम है और टीचिंग है। एम को देखो, एम हेल्पिंग वर्ब है, कौन से फॉर्म की है? फर्स्ट फॉर्म की है। और जब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म की होती है तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट। अब वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोग सेंटेंस से समझेंगे। चाहे जो भी होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब इनमें से कुछ भी मैच कर रहा है या हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, जैसे देखो डू डज का सेकंड फॉर्म डिड होता है, इज एम आर का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है, और वैसे ही हैज हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब्स अपनी फर्स्ट फॉर्म में होती हैं तो कौन से टेंस को बनाती हैं? प्रेजेंट टेंस को बनाती हैं। और जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में हो जाए? सेकंड फॉर्म में हो जाए, मतलब डू डज की जगह पे क्या लग जाए? डिड लग जाए। ठीक है, और क्या लग जाए भाई? इज एम आर की जगह पे क्या लग जाए? वॉज या तो वर लग जाए, या तो हैज और हैव की जगह पर क्या लग जाए? हैड लग जाए। तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स कुछ ऐसी आ जाए, मतलब सेकंड फॉर्म में हो जाए, एग्जांपल में 2-3 लिख दिया है कि डिड है तो डिड तो सेकंड फॉर्म आएगा ना, तो आई डिड नॉट प्ले अगर लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में बराबर टेंस पास्ट हो गया। और अगर कभी भी
सॉरी, अगर मान लीजिए फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सीधे सीधे याद रखना है, विल या शैल का प्रयोग हो जाए, जितने भी सेंटेंस में विल या शैल का प्रयोग कर दिया जाएगा वो हमेशा और हमेशा कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। तो दो बातें समझी, एक तो हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हो तो लास्ट में हा मिलेगा तो प्रेजेंट, था मिलेगा तो पास्ट और गा मिलेगा तो फ्यूचर। अगर मान लीजिए हिंदी नहीं मिलता है तो इंग्लिश मिलेगा, तो इंग्लिश में क्या होगा कि जब कभी भी फर्स्ट फॉर्म आ जाए ना या हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाए तो उन्हें प्रेजेंट टेंस बोल दीजिएगा। और कभी भी मानो अगर सेकंड फॉर्म आ जाए या क्या कहते हैं पूरा का पूरा डिड वाज वर मतलब हेल्पिंग वर्ब पास्ट सेकंड फॉर्म में आ जाए तब क्या कहते हैं कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और कहीं पर अगर विल या शैल आ जाए तो वो कौन सा होगा, फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक बात समझी भाई कि जैसे जिनके अंत में हा था गा आएगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होगा। कभी कभी हिंदी में ना कुछ ऐसे वाक्य भी मिलेंगे जिनके वाक्य के अंत में हा था गा नहीं रहेगा ना। जैसे आप सुनिए वाक्य कहा जाता है कि मैं वहां 4 बजे पहुंचा, तो 4 बजे पहुंचा, ये तो चा लास्ट में आया हुआ है ना तो हा ना तो था ना गा, तो ऐसे वाक्य को ना आप कह दीजिएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट में ही, लेकिन पास्ट में भी अगर कैटेगराइज करना पड़े ऐसे वाक्यों को तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा ना। ऐसे ही तो इतनी बात आप बेसिक बातें थी जो आपको समझनी थी। अभी इनका रिलेशन ना डायरेक्ट जो है वो कहा जाए तो इनका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो एग्जाम से नहीं है। अभी इनको बेसिक्स को ठीक करते चलो, आगे चल के एग्जाम्स के भी पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। तो एकदम डन है ना, 3 टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हिंदी में कैसे पहचानोगे तो ऐसे पहचान लोगे, ठीक है। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे तो अगर वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या सारी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, ठीक है, या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की गई हो और या तो सारी की सारी वर्ब जो है वो किस में हो, सेकंड फॉर्म में हो, हेल्पिंग वर्ब, और या तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हो जाए तो हम ऐसे डिवाइड कर देंगे कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। आइए और समझाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस में लिख दूं केवल ऐसा कि आई टीच इंग्लिश, अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिख दूं कि आई टीच इंग्लिश, तो अब हम इस सेंटेंस को जब देखने चले तो हमें तो केवल एक ही वर्ब मिली, अब यहां कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो टेंस का डिसीजन भी कौन करेगा, टेंस का डिसीजन भी मेन वर्ब ही करेगा। देखो इंग्लिश में जो है वो टेंस का डिसीजन कौन करता है, तो टेंस का डिसीजन करती है हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होगी तो प्रेजेंट टेंस होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी तो पास्ट टेंस होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल से बनी होगी तो वो फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज ये डिसाइड करता है कि कौन सा टेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना तो मेन वर्ब डिसाइड करती है फिर। तो जैसे देखो यहां मेन वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है ना। अगर हेल्पिंग होती तो हम हेल्पिंग से चेक करते कौन सा टेंस है, लेकिन हेल्पिंग नहीं है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो ये वही टेंस दिखाएगा जो कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको दिखाता है। और अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो वो किस टेंस को दिखाएगा, उसी को जिसमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है तो दिखता है। जैसे मैं ये कहूं कि अगर मैं सेंटेंस में लिख दूं कि आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश, देखो मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव रीच्ड। देखो अब अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पर दो वाक्य है, यहां पर देखोगे तो एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, और जब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है तो टेंस डिसाइड करेगी हेल्पिंग वर्ब। हमको हैव से पता चला तो ये तो फर्स्ट फॉर्म में है, तो हमने कहा ये टेंस प्रेजेंट होगा। अगर मैं इसी को हैड कर देता तो हैड सेकंड फॉर्म हो जाती और क्या करते, टेंस पास्ट टेंस हो जाता। लेकिन जरा सा ऊपर वाले वाक्य में देखो, यहां तो केवल एक ही वर्ब आई है टॉट नाम की, जो कि खुद सेकंड फॉर्म है, यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब ही टेंस का डिसीजन करेगी। तो मेन वर्ब किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म किस टेंस को दिखाता है, पास्ट टेंस को दिखाता है, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आई हो तो हेल्पिंग वर्ब ही टेंस को डिसाइड कर देंगी, तब हमें मेन वर्ब को चेक करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो मेन वर्ब के पास दो जिम्मेदारी होती है। एक तो वो क्या करेगी, टेंस को भी डिसाइड कर देगी, और एक वो कभी कभी सेंटेंस को भी डिसाइड करती है। तो टेंस का डिसीजन हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बेस पे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के ना होने पर मेन वर्ब के आधार पर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, अभी बातें खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा और समझो तो चीजें और समझ जाओगे। टेंस को अब पहचानने लगे होगे, थोड़ा थोड़ा वाक्य मिले तो अब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को देखते ये डिसाइड कर दोगे कि वो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस पहचानना हो, किसको पहचानना हो? सेंटेंस पहचानना हो। सेंटेंस मतलब कौन कौन से याद आया? इंडेफिनिट ना, इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अग्री? तो ये चारों के चारों सेंटेंस को पहचानना, तो इसको पहचानवाने की जो मतलब बताने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है किसकी? मेन वर्ब की। तो अभी देखो दो चीजें अब और समझ में आ रहा होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंस का डिसीजन देती है और जो मेन वर्ब है ये सेंटेंस को बताती है। तो एक वाक्य में दो वर्ब यूज करी गई हैं, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे तो हम टेंस का डिसीजन लेंगे और जब मेन वर्ब को देखेंगे तो हम सेंटेंस का डिसीजन लेंगे। तो जब कभी भी आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो वो टेंस होता है इंडेफिनिट। कौन सा हो जाता है? इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है ना? अब देखो जैसे मान लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, कौन सी? मेन वर्ब की, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंडेफिनिट। और अगर कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी गई है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कंटिन्यूअस, मेन वर्ब की। और अगर कभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर दी जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा? परफेक्ट। अब वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा या पास्ट का परफेक्ट होगा या फ्यूचर का परफेक्ट होगा, ये तो हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर उसकी हेल्पिंग वर्ब से डिसाइड करेंगे। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो हैज नॉट कंप्लीटेड, तो दो चीज मिली, हैज मिला और कंप्लीटेड मिला। तो हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिसाइड किया टेंस प्रेजेंट है, और कंप्लीटेड जो थर्ड फॉर्म है उसने डिसाइड किया कि सेंटेंस परफेक्ट है, और दोनों को मिला दिया तो प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस हो गया। और परफेक्ट और कंटिन्यूअस से आप समझ पा रहे होंगे कि वहां पर थर्ड फॉर्म भी होगी और साथ में आईएनजी फॉर्म भी होगी ना। तो परफेक्ट भी होगा, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी फॉर्म। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या कहते हैं, क्या हो जाए, मतलब कि थर्ड फॉर्म भी लिखी गई हो और प्लस आईएनजी फॉर्म भी लिखी गई हो। खास तौर पे हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग टाइम के साथ करते हैं और यहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे आकर के हम लोग सिंस और फॉर को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बताओ दोनों चीजों को समझो जरा सा। मैंने कहा है कि टेंस को पहचानना हो तो हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कर देना, और जब सेंटेंस को पहचानना हो तो मेन वर्ब पे फोकस कर देना। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला करके टेंस और सेंटेंस का डिसीजन कर देंगे। मतलब कि अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि ऐसा लिख दूं कि शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क अगर लिख दिया जाए, और एक वाक्य में लिख देता हूं यहां पे, जैसे मानो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। फिर एक सेंटेंस लिख देते, दे विल बी प्लेइंग मैच टुमारो। एक और सेंटेंस लिख देते हैं, शी डज नॉट कम हियर। एक और सेंटेंस लिखते हैं, माई टीचर वॉज टीचिंग when I reached। एक और सेंटेंस लिख देते हैं, he had not come here। चलो, तो we have written some sentences और एक एक करके हमारा काम है डिसाइड करना कि वो किस टेंस में है। देखो सेंटेंस को देखते चलो, बस जितना जल्दी देख पाओगे उतना जल्दी डिसाइड भी कर दोगे। शी हैज, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। चलो याद करो, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है तो टेंस प्रेजेंट होता है, और जब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है तो टेंस परफेक्ट होता है। और इस सेंटेंस को दोनों मिलाओगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट।
ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ एम लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। इज एम आर वॉज वर्ब तो सेकंड फॉर्म होती है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये प्रेजेंट हो गया। और ये गोइंग आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को दिखाएगी, तो वाक्य पूरा बन गया प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ये सेंटेंस देखो, विल से पता चला फ्यूचर का बात हो रहा है, और फ्यूचर के बाद ये इससे पता चला कंटिन्यूअस का बात हो रहा है, और पूरा सेंटेंस हो गया फ्यूचर का कंटिन्यूअस। इस सेंटेंस में देखो, डज लिखा है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस को दिखाएगा, और कम भी लिखा है फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट को दिखाता है। यहाँ पे देखो, वॉज लिखा है, पास्ट टेंस दिखा रहा है क्योंकि सेकंड फॉर्म में है, और टीचिंग आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस टेंस दिखाएगा। और ये पूरा सेंटेंस बिना अर्थ निकाले आप बता दोगे कि ये पास्ट के कंटिन्यूअस में होगा। अगले वाले सेंटेंस में देखो, इसी में एक और वाक्य है, उसको भी देख लो। रीच्ड केवल सेकंड फॉर्म है ना, और केवल सेकंड फॉर्म होगी तो इसकी दो जिम्मेदारी है। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब का भी रोल प्ले करेगी, और ये मेन वर्ब का भी। अगर हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में होती तो पास्ट टेंस होता, और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होती तो फिर पास्ट टेंस होता, और ये दोनों मिलकर के पास्ट का इंडेफिनिट बना देंगे। ठीक है। जैसे यहां पर चाहो तो एक चीज नोट कर लो आप, कि जब कभी भी टेंस सेंटेंस का बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ना, और कभी कभी ओनली सेकंड फॉर्म अगर आए, ओनली सेकंड फॉर्म आए तो इसको रट के रखना, ये पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है। कभी किसी वाक्य में केवल सेकंड फॉर्म आ जाए, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखाएगा भाई। ठीक है। तो ये इतनी बात आप समझ पाए होंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये देखो, हैड क्या हो गया, सेकंड फॉर्म है ना, हैज हैड ना, तो हैड सेकंड फॉर्म पास्ट हो गया, और कम थर्ड फॉर्म हैड के साथ, तो ये हो गया पास्ट का परफेक्ट। तो सीधे सीधे देखो, सेंटेंस का कोई अर्थ निकालने का जरूरत नहीं है, आपको सेंटेंस पढ़ना है। केवल सेंटेंस को पढ़ोगे, देखोगे, और जितना जल्दी सेंटेंस को देख लोगे और ये डिसाइड कर लोगे ना कि कौन सा किस फॉर्म में है, उतनी जल्दी सेंटेंस को बता लोगे। चलो मैं कुछ वाक्य बोलता हूं, आप सोचो और समझो। जैसे अगर मुझे कहना हो कि आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, देखो यहां केवल हैड आया है। हैड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, और हैड जब सेकंड फॉर्म होती है तो कोई भी फॉर्म, अगर कोई भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो और सेकंड फॉर्म आई हो, तो फिर ये तो केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट हो जाती है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कह दूं कि आई हैड गिफ्टेड अ कार, तो आई हैड गिफ्टेड अ कार, तो देखो आई हैड गिफ्टेड, यहाँ पे दो आ गई, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी। हैड जो है सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, और गिफ्टेड थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस। पूरा वाक्य कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। और भी आपके मन में जो भी समझ में आता है, आपको लगता है और एग्जाम्पल्स लेने हैं तो खुद ले लो ना। मैं बोलूं कि शी इज सिंगिंग, इज प्रेजेंट दिखाएगा और सिंगिंग कंटिन्यूअस दिखाएगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं हैज बीन प्लेइंग, देखो एक वाक्य लिखते हैं, एक वाक्य समझते हैं। यह वाक्य लिखने का क्या ही जरूरत है, केवल हेल्पिंग वर्ब लिख लें। अब हम लोग तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहचान बता देंगे कि वो टेंस कौन सा है। हमें और किसी वाक्य से कोई अर्थवर्थ नहीं निकालना। हमसे कोई पूछे बताओ ये किस टेंस में है, तो हम उसको समझाएंगे कि देखो बच्चे ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट हो गया, और ये थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब परफेक्ट हो गया, और उसके साथ आईएनजी लगा है, मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। तीनों को मिलाकर के खुद पढ़ लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये बताओ, यहां पर लिखा हुआ है वॉज प्लेइंग वेल, तो आप बता सकते हो क्या ये टेंस कौन सा है? हाँ भाई बिल्कुल बता देंगे, वॉज सेकंड फॉर्म है, पास्ट हो जाएगा, और ये आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, और दोनों को मिला दो, कौन सा हो जाएगा टेंस, पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि लिखा हुआ है आई डिड नॉट स्लीप, तो क्या आप इसको बता सकते हो क्या कौन सा टेंस है? बहुत इजी है सर, बिल्कुल बता देंगे। इसलिए बता देंगे कि ये सेकंड फॉर्म है, हमको पता चला पास्ट टेंस है, और ये स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से इंडेफिनिट हो जाता है, और ये पूरा वाक्य पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है। अगर ये बताओ भाई, अगर मान लो मैं लिख दूं कि यहां पे लिखा हुआ है कि ही विल हेल्प यू, तो क्या इसको भी बता सकते हो क्या कि कौन से टेंस में है? सर बिल्कुल इजी है और बिल्कुल बता सकते हैं। अभी अभी तो समझा था हमने, विल बराबर फ्यूचर और हेल्प बराबर फर्स्ट फॉर्म बराबर इंडेफिनिट, दोनों को सर मिला दीजिए, वाक्य मिल जाएगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो जाएगा। सेंटेंस कोई भी मिल जाए ना, कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा मिल जाए ना, आपको टेंस डिसाइड करना है तो केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बेस पर आप टेंस को डिसाइड कर लेना, और इजीली डिसाइड कर लिया जाएगा, कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। कोई भी सेंटेंस आपके मन में हो, आपको ये बताना हो कि किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। आप ना और भी अपने आप दिमाग लगा लो, जितना मन करे उतना दिमाग लगाओ, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो बात करो। मैं बोलूं कैन लिखा हुआ है तो किस टेंस को दिखाएगा? बोलोगे फर्स्ट फॉर्म है तो सर प्रेजेंट को दिखाएगा। मैं बोलूं सर कुड लगा हुआ है तो कुड किस टेंस को बताएगा?
आप बोलोगे सर ये जो है पास्ट टेंस को दिखाएगा क्योंकि कैन का सेकंड फॉर्म है। अगर मैं बोलूंगा शैल किसको दिखाएगा, बोलोगे प्रेजेंट। शुड किसको दिखाएगा, तो ये भी पास्ट है। मैं बोलूंगा कि मे और माइट में क्या अंतर है, बोलोगे मे फर्स्ट फॉर्म है और माइट सेकंड फॉर्म है। मे जहां यूज होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा और माइट जहां यूज होगा वो पास्ट टेंस होगा। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में आते हैं, आपको बस इतना क्लियर करना है, फर्स्ट फॉर्म बराबर प्रेजेंट और सेकंड फॉर्म बराबर पास्ट टेंस हो जाएगा ना। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब आपको कोई भी वाक्य अगर मिलेगा तो आपसे पूछ ले किस टेंस में है, तो इजीली आप बता दोगे। अगर उस सेंटेंस को पढ़ लेते हो तो, पढ़ भी लोगे तो बता दोगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। कोई भी सेंटेंस आपको बताना है तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि आपने ये सब बातें पढ़ रखी हैं कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब का काम क्या होता है, कौन टेंस को डिसाइड करता है और कौन सेंटेंस को डिसाइड करता है। तो इस तरीके से देखो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। मैंने आपको टेंसेस समझा दिए, 3 होते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया कि 4 सेंटेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मुझे आपको ये बताना है कि ये स्ट्रक्चर्स कौन से 6 होते हैं। तो आइए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो स्ट्रक्चर्स कितने लिखे गए हैं? एक तो लिखा हुआ है अफर्मेटिव ना, एक लिखा हुआ है अफर्मेटिव, और फिर अफर्मेटिव के बाद दूसरा लिखा हुआ है नेगेटिव ना, फिर लिखा हुआ है भाई इंटेरोगेटिव का फर्स्ट, और फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव सेकंड लिखा हुआ है और इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव लिखा हुआ है। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 6 स्ट्रक्चर दिए गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। कुछ नहीं है, इनको मन लगा के पढ़ो, एक बार पढ़ो भाई। अफर्मेटिव अफर्म नाम की क्रिया से बना है। अफर्म का मतलब कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना। जैसे मैं बोलूं कि वह एक व्यक्ति, वह चोर है, तो अब भले ही वो ईमानदार हो लेकिन वाक्य ने एक्सेप्ट कर लिया कि वह चोर है। तो जब कभी सेंटेंस में कोई चीजें एक्सेप्ट कर ली जाए, अफर्म कर ली जाए, तो हम उसे अफर्मेटिव कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है ये एक अफर्म नाम की क्रिया से बना है, और अफर्म नाम की क्रिया मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को मान लेना। तो जब कभी कोई चीज मान ली जाए, चाहे वो पॉजिटिवली मान ली जाए चाहे नेगेटिवली मान ली जाए ना, सकारात्मक रूप से आप एक्सेप्ट कर ले या नकारात्मक रूप से एक्सेप्ट कर ले, आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये जब भी स्टार्ट होता है ना, ये हमेशा स्टार्ट किससे होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो जब कभी किसी वाक्य की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है ना, और उसमें कोई चीज एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो अफर्मेटिव कहलाता है ना। दूसरे वाक्य में देखो नेगेटिव, ये अफर्मेटिव का ही नेगेटिव है। ये जो क्रिया से बना है या जिस शब्द से हम इसको जोड़ते हैं वो होता है नेगेट। नेगेट का मतलब होता है कि मना कर देना, मतलब कि रिजेक्ट कर देना। तो जब हम किसी चीज को मना कर देते हैं ना, जैसे मैं बोलूं वह चोर नहीं है, तो भले ही वह चोर हो लेकिन मैंने उसे मना कर दिया सेंटेंस में कि वह चोर नहीं है, उसके चोर होने को नेगेट कर दिया। और जब मना कर दिया इसका मतलब है कि वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसकी भी शुरुआत बच्चे सब्जेक्ट से ही होती है, ध्यान देना थोड़ा सा, कि अफर्मेटिव की भी शुरुआत सब्जेक्ट से, नेगेटिव की भी शुरुआत सब्जेक्ट से। आप बोलोगे सर फिर अंतर क्या है? अंतर ये है बच्चों कि यहां पर ना किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन यहां पर किसी चीज को मना करेंगे, और ज्यादातर ना यहां पर कोई ना कोई ऐसा शब्द लिखा होगा जिससे कि नेगेटिविटी दिख रही होगी। नो लिखा हो, नॉट लिखा हो, नेवर लिखा हो, हार्डली लिखा हो, स्कैर्सली लिखा हो, रेयरली लिखा हो, बेयरली लिखा हो ना, नो सूनर लिखा हो, लेस्ट लिखा हो, नेवर द लेस लिखा हो ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, शब्द होते हैं जिन्हें हम नेगेटिव वर्ड्स मानते हैं। अगर उनमें से कोई भी नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाएगा। जैसे मैंने कहा आई नेवर कम हियर, आई नेवर ड्रिंक, तो आई नेवर ड्रिंक अगर लिखा हुआ है तो नेवर नाम के शब्द ने बता दिया आई से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव ना, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ। अब अगर उसमें नेगेटिव वर्ड आया है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आया है तो फिर वो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दोनों के दोनों किससे स्टार्ट होते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक बात और मैं समझाना चाहूं तो ये दोनों जो है ना वो एसर्टिव के पार्ट होते हैं। एसर्टिव का मतलब एक्सेप्ट करना, चाहे पॉजिटिव रूप में एक्सेप्ट करो और चाहे नेगेटिव रूप में। जैसे मैंने एसर्टिव के 2 भाग, एक तो अफर्मेटिव एक नेगेटिव। एसर्टिव वो वाक्य होता है जिसकी शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है ना।
अफर्मेटिव और नेगेटिव में अंतर क्या है? तो अफर्मेटिव में क्या कहते हैं, कोई चीज एक्सेप्ट की जाती है और नेगेटिव में रिजेक्ट की जाती है, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा शब्द लगा होगा जो नेगेटिव वर्ड्स को दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को आप समझ गए। अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी इसका देखना है तो मैं कुछ ऐसा आपको बता सकता हूं कि मैंने अगर लिखा हुआ है कि ही विल हेल्प यू इफ यू कम ना, इफ यू कम हियर, राइट। सेंटेंस को समझो जरा सा, ही विल हेल्प यू इफ यू कम हियर। बताओ इस सेंटेंस को सबसे पहले क्या समझना है कि शुरुआत किससे हुई? सब्जेक्ट से। तो भैया या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। बताओ इसमें कहीं कोई नेगेटिव वर्ड लिखा है क्या? नो, नॉट, नेवर लिखा है, नेवरदलेस लिखा है, लेस्ट मिला हुआ है ना, हार्डली, स्कर्सली, रेयरली, बेयरली मिला हुआ है, फ्यू मिला है, लिटिल मिला है। क्या ऐसा कोई शब्द इसमें मिला जो नेगेटिव बता रहा हो? नहीं मिला। तो इसका मतलब कर्ता से शुरू हुआ, नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये वाक्य अफर्मेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ऐसा ही लिख दूं कि ही विल नेवर हेल्प यू, ही विल नेवर हेल्प यू ना, आगे कुछ भी लिखा हो। अब इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो एसर्टिव है। अब एसर्टिव का अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? तो यहाँ पे नेवर से पता चला ये नेगेटिव है, और फिर ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों यही तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि एसर्टिव के दो पार्ट है, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब कि नेगेटिव वर्ड नहीं दिया गया होगा, नेगेटिव मतलब उसमें कोई बात, नेगेटिव शब्द दी गई होगी। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ गए। इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में समझो। इंटरोगेटिव फर्स्ट पहले समझो अलग। इंटरोगेटिव फर्स्ट वो वाक्य होता है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा होता है? सब्जेक्ट लिखा होता है। मैं अगर थोड़ा सा और आपको समझाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरोगेटिव जो होता है वो इंटरो नाम की एक वर्ब से बना है, और इंटरो का मतलब होता है किसी चीज को पूछना। या मैं कहूं, इसको सिंपल लिख लेते हैं कि इंटरोगेटिव का मतलब होता है किसी चीज को की जानकारी लेना या किसी चीज को पूछना ना। तो जब हम किसी चीज को पूछते हैं तो दो तरीकों से पूछते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर हाँ या नहीं में दिए जा सके। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 4 घंटे पढ़ते हैं, तो क्या आप 4 घंटे पढ़ते हैं? तो इसका रिप्लाई आप यस और नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप कब उठकर पढ़ते हैं, या आप कब पढ़ते हैं, आप कितनी देर तक पढ़ते हैं, तो जब आपसे मैं ये प्रश्न कर लूंगा, प्रश्न दोनों है कि आप 4 घंटे पढ़ते हैं, और एक प्रश्न ये भी है कि आप कितने बजे उठ के पढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले को जब आप कह रहे थे आप क्या कहते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, तो उसका रिप्लाई यस नो में दिया जा सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मानो मैं आपसे पूछता कि आप कितने बजे उठते हो, तो इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा, और इसका रिप्लाई आप यस नो में नहीं दे सकते हो। तो इसे हम इंटरोगेटिव सेकंड या क्या कहते हैं, सेकंड काइंड ऑफ इंटरोगेटिव कह सकते हैं। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट में हमेशा और हमेशा यस नो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात यह भी ध्यान रखिएगा। तो यस नो क्वेश्चंस कहां पूछे जाते हैं? यस नो क्वेश्चंस इंटरोगेटिव फर्स्ट में पूछे जाते हैं। आप पूछोगे सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है और सब्जेक्ट लिखा होता है। अब फिर वही पुरानी बात देखो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी तो ऐसा ही होगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखा होगा। दोनों में अंतर कितने का होगा बच्चे कि नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड लिखा होगा, और जब ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा होगा। तो अगर मान लीजिए यहीं पर कोई एक नेगेटिव शब्द लिख दिया जाए, नेगेटिव वर्ड लिख दिया जाए, तो भैया हम इसे बोलेंगे कि ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो गया है। और अगर नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा तो फिर कौन सा हो जाएगा? इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे वाक्य को लिख दूं कि विल यू ना कम हियर, तो विल यू कम हियर मैंने कहा, तो जैसे ही शुरुआत किससे हुई? हेल्पिंग वर्ब से हुई। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते ही एक बात का ध्यान रखोगे, वो वाक्य इंटरोगेटिव है। अब वो इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव है या इंटरोगेटिव का नेगेटिव है, वो डिसाइड करोगे आप सेंटेंस को पढ़ करके। जैसे मैं कहूं कि विल यू नॉट अप्लाई ना, या विल यू नॉट कम विद अस, विल यू नॉट कम विद अस। क्वेश्चन दोनों हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट ही है दोनों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। यस नो क्वेश्चन यही होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि यहां पर नेगेटिव वर्ड आया है तो ये वाला इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा
ना, लेकिन इसके ऊपर वाला ये देखेंगे तो ये इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव है, मतलब कि नेगेटिव नहीं है। तो जैसे आपने असर्टिव का अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा, वैसे ही इंटरोगेटिव फर्स्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव आपने देख लिया। तो इस तरीके से आपने 4 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए, एक तो इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव उसका नेगेटिव फर्स्ट वाले का। इंटरोगेटिव सेकंड कौन सा होता है, तो इसमें भी चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो पूछ ही जाएंगे, ठीक है। इन्हें हम यस नो क्वेश्चंस नहीं कह सकते हैं। इनकी शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले कोई ना कोई WH वर्ड लिखा होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी और फिर सब्जेक्ट लिखा होगा। बच्चों अगर थोड़ा ध्यान देके इसको देखो तो इसमें और इसमें केवल अंतर किसका है, WH वर्ड का है। अगर मैं कहूं कि आर यू स्टडिंग, तो आर से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, इंटरोगेटिव फर्स्ट है। और मैं बोलूंगा कि वाई आर यू स्टडिंग, राइट, तो वाई आर यू स्टडिंग पूछेंगे तो वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेकंड है। नेगेटिव क्या होगा, इतने देर से पढ़ते पढ़ते अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर नेगेटिव शब्द इसमें आ जाएगा मतलब आर यू नॉट ना। अब इस दोनों को समझने के लिए थोड़ा सा और एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इंटरोगेटिव, मैं 3 नेगेटिव की बात करता हूं। एक तो पहले वाले का असर्टिव का नेगेटिव, असर्टिव का नेगेटिव, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव। मैंने 3 नेगेटिव की बात की और तीनों नेगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखो सेंटेंस कैसे बनेगा। असर्टिव में जब नेगेटिव करोगे तो हमेशा नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। जैसे आई कैन नॉट, आई डू नॉट, आई एम नॉट, ही इज नॉट। तो यहां पर नॉट का जो प्लेस होगा वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होगा। लेकिन जब इंटरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव करते हो तो इसका प्लेस कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं कहूं कि आर यू नॉट प्लेइंग, तो आपने देखा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ चुकी है ना, तो नॉट को आगे नहीं लाएंगे। जैसे कभी कभी आ जाए आर नॉट यू प्लेइंग, तो यहां का स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट में नॉट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग और आगे बढ़े तो इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, सेंटेंस ऐसे लिखा होता है, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। दोनों के दोनों इंटरोगेटिव है, बस दोनों और तीनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस किसका है बच्चों, एक में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और बाकी दोनों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे लिखा होगा ऐसा, ही इज नॉट, तो कहते हैं तीसरे स्थान पर नॉट लगेगा, यहां भी तीसरे स्थान पर नॉट लगेगा, लेकिन यहां तो चौथे स्थान पर लगेगा फिर ना। तो ऐसे नहीं रटो, एक जगह पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और बाकी सब जगह पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी इस नॉट को आगे पीछे करके भी स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स बना देता है परीक्षा, ठीक है। बेसिक्स है, अभी चीजों को समझते चलो, यही आगे चल के बहुत बेनिफिशियल होगी। मुझे बस हिंट करना होगा, आपके आंसर 10 सेकंड में आते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ जैसे मैं एक और एग्जांपल रख लूं, मैंने कहा कि वाई डज ही कम हियर, और एक सेंटेंस लिख लूं, वाई डज ही या वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब सेंटेंस को समझो भाई, शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट होगा। कभी कभी क्या कर देता है, वाई ही डज नॉट या वाई ही डज कम ऐसे कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है इंटरोगेटिव सेकंड में क्या करोगे, जब वाई से शुरुआत होगी तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक जगह नॉट लगा है, एक जगह नहीं लगा, तो ये वाला अफर्मेटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ये इंटरोगेटिव सेकंड है दोनों, और इंटरोगेटिव सेकंड का एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। ये वाला इंटरोगेटिव फर्स्ट है, ये वाला अफर्मेटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ये दोनों असर्टिव हैं और असर्टिव का ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरीके से सेंटेंस के 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं।
और 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जब आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से 3 टेंस में डिवाइड कर देते हैं और 3 टेंस के साथ 4 सेंटेंस में कैसे डिवाइड कर देते हैं और 4 सेंटेंस के बाद कैसे हम 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर देते हैं। टेंस को हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा प्रेजेंट होगा, कौन सा पास्ट होगा, कौन सा फ्यूचर होगा। कैसे हम ये पहचानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, कौन सा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम इंडेफिनिट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर्स को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है और उसका नेगेटिव क्या है, डबल इंटरोगेटिव क्या है और उसका नेगेटिव क्या है। तो इस तरह से काफी बातें हम लोगों ने जानी किसको लेकर के, आज टेंस के बेसिक्स को लेकर के। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे टेंस से जुड़े हुए कुछ और बातें। ठीक है, एक बात देखो, आगे